स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। जैसे कई का कमेंट आया था कि सर जो है कुछ क्वेश्चंस जो पेपर 2 लिया था मॉक टेस्ट, उसमें कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से तो हल्का हल्का आइडिया, मतलब पूरा सॉल्यूशन तो मुश्किल है कि पूरा बताया जाए, बट मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ और बता भी सकता हूँ। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप जो एक क्वेश्चन है बर्नौली का, वो आ सकता है आपके पास, पूरा चांसेस है बर्नौली का क्वेश्चन आने के। तो बर्नौली क्या कहता है ये समझना है आपको। बर्नौली में ना, तो क्या होता है बर्नौली में, जैसे ये है हमारे पास, क्या आपको पता है कि dy/dx प्लस py इज इक्वल टू qy की पावर n, इस फॉर्म में होता है। तो इसको बनाना पड़ेगा ना। जैसे ये dy/dx है, यहाँ पर py और qy की पावर n है ना। q मने जो है qy की पावर n की फॉर्म में रखना है। तो हमको यहाँ से ये y² हटाना पड़ेगा। तो y² हटाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1/y² dy/dx। इस फॉर्म में होते हैं बर्नौली, तो उसी फॉर्म में ही इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर में रिड्यूस करके तब सॉल्व करना पड़ता है ना। तो 1/y² से डिवाइड करोगे तो ये है आपके पास 1/y², यहाँ भी आएगा 2xy/y², और यहाँ आपको पता है जब y² से डिवाइड करोगे तो यहाँ तो क्या बचेगा 2x। तो फिर ये आ जाएगा आपका 1/y² dy/dx, और ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x y की पावर -1, और ये कट जाएगा तो ये 2x। तो अब हमने इसको क्या कर लिया, लीनियर में कन्वर्ट कर दिया, पर लीनियर में अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ। लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसको चेंज करने के लिए मान लीजिए v बराबर है 1/y ले लिया हमने ना। तो v हमने 1/y ले लिया। अगर v हमने 1/y ले लिया तो अगर आप dv/dx निकालेंगे ना, dv/dx, तो ये आ जाएगा 1/y है, तो कितना आ जाएगा ये 1/y² और ये हो जाएगा dy/dx है ना। तो इसको रिप्लेस करते हैं, 1/y² dy/dx की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस dv/dx माइनस का dv/dx और प्लस का 2x और 1/y की जगह v, और ये आएगा 2x, और इसको माइनस से कर दोगे तो dv/dx माइनस का 2xv और कितना हो जाएगा माइनस का 2x। अब ये लीनियर बन गई। अब क्या बन गई, लीनियर। अब इसको लीनियर वाले तरीके से आप कर सकते हैं। पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर जो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, तो ये C वाला आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ये पहला प्रश्न था उसका जो टेस्ट 2 लिया, लेकिन मैं सारे प्रश्नों की नहीं बता रहा हूँ। मेरे को जो लग रहा है कि थोड़ा सा अलग है लीक से हटकर, भले वो आपके लिए आसान क्वेश्चन भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे तुम्हारे लिए कठिन होंगे, पर आसान भी हो सकता है। बट मुझे जो लग रहा है मैं उसके हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी आप लोगों की मदद हो जाए। ठीक है ना। अब ये दूसरा प्रश्न तो आसान था। अब तीसरा देखो ज़रा, है ना। दूसरा तो आप पता ही है, सीधा कर लोगे, dy/dx दे रखा है। फिर इसको जो है क्या करना है, इसको करोगे यहाँ से, ये sin y इधर ले जाओगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। सॉल्व करके ईजी है भाई। जो अब लेक्चरर की तैयारी कर रहा है उसको मतलब ऐसे प्रश्न तो आने ही चाहिए ना। अब आ जाते हैं इसमें। तीसरा था, देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x की पावर 7, और ये कितना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, x की पावर m, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इज़ x की पावर m y की। तो इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि भैया अगर ये इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे मल्टीप्लाई करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो भाई सीधी सी बात है, आप इससे इंटू कर लोगे इसको, यानी x की पावर m और y की पावर n से किसको, इसको इंटू करेंगे, किसको, x की पावर 7 y² प्लस 3y और ये dx, और यहाँ भी करेंगे हम x की पावर m और y की पावर n, 3x की पावर 8y माइनस x और dy है ना, dy इज इक्वल टू 0। इसको इंटू करोगे तो इंटू करके जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, देखो, इसको इंटू करके ये बन जाएगा, ये x की पावर 7 प्लस m, y की पावर 2 प्लस n, 3x की पावर n, y की पावर n प्लस 1, और साथ में हो गया ये dx, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3 x की पावर
8 प्लस m y की पावर 1 प्लस n, और ये आ जाएगा माइनस x की पावर m प्लस 1 और y की पावर n, और ये हो गया हमारा कितना dy, a dy। अब ये इंटू करके एग्जैक्ट बन गया। ये क्या बन गया? एग्जैक्ट बन गया। तो एग्जैक्ट बन गया तो फिर डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल n अपॉन डेल x हो जाएगा ना। जैसे एग्जैक्ट बन जाएगा तो डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x हो जाएगा। तो डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x आप निकालोगे तो उसके बाद आप इनको कंपेयर करोगे। जब डेल m अपॉन डेल y, अरे ये इससे कंपेयर हो गया ना, ये m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू ये हो गई और n की वैल्यू हो गई ये। तो इसको फिर वो करेंगे हम पार्शियली डिफरेंशिएट, डेल m अपॉन डेल y डेल n अपॉन डेल x। तो उसके बाद इक्वेट करके जब ये डिफरेंशिएट कर लोगे, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x कर लोगे, तो उसके बाद जो बनेगा उसको इक्वेट करके जब बनेगी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बननी है। देखो एक इक्वेशन ये बननी है n माइनस 3m इज इक्वल टू 22, और एक बनेगी m प्लस 3n इज इक्वल टू -4। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो m बराबर -7 और n बराबर 1। तो ये था क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की, ठीक है ना। अब ये तो एग्जैक्ट का था, ये निकाल लोगे आप। फोर्थ क्वेश्चन है ना। अब फिफ्थ देखते हैं हम थोड़ा सा। फिफ्थ क्या था? हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, देखो ध्यान से, इसको मुझे बताना है। देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है। द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आर, क्या दे रखा है, cos 2x और sin 2x है ना, ये दे रखे इसके, एंड e की पावर x। तो अब लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखे हैं। अब आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कि भाई जिसके सॉल्यूशन ये आए हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको बतानी है तो इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है आपको। देखो क्या, कि आपका जो आंसर आता है, कहाँ गया, हाँ, cos 2x प्लस sin 2x। तो हमें इतना तो पता है कि जब cos 2x और sin 2x आता है तो इसका मतलब किस फॉर्म में जब रूट होते हैं, अरे ये तो होता है e की पावर x cos nx प्लस sin nx, इसी फॉर्म में तो आता है वो रूट जब आते हैं हमारे पास, ये होता है ना e की पावर x cos bx प्लस sin। तो यानी अरे सीधा सीधा है, cos 2x और sin 2x आया है। इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि d² प्लस 4, क्योंकि जब इसका बनेगा तो ये बनेगा ना m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m बराबर आएगा प्लस माइनस 2 आइटा, तो तभी तो बनेगा c1 cos x और c2 sin x e की पावर 0x। अरे इसका m प्लस 2i का CF लिखोगे तो क्या आएगा, c1 cos 2x c2 sin 2x और e की पावर 0x, ऐसे ही तो बनेगा। तो यानी एक तो हो गया d² प्लस 4 और e की पावर x आ रखा है दूसरा आंसर, ये दोनों तो इससे कवर हो गए d² प्लस 4, और एक आ रखा है e की पावर x। तो e की पावर x का मतलब d-1, अरे d-1 ही तो होगा, क्योंकि अगर जब m बराबर 1 आएगा तब आएगा ना e की पावर x, इस इज इक्वल टू 0 और y होगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप, इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे इसको इंटू कर लो ना, d² d, तो ये कितना आएगा d3, फिर ये हो गया माइनस का d² प्लस 4d माइनस 4, और ये y इज इक्वल टू 0। तो d³ माइनस d² प्लस 4d माइनस 4y इज इक्वल टू, ये आंसर है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है बट है सिंपल। तो ऐसे सवाल आने की संभावनाएं ज़्यादा है, जो मतलब दिखते अलग हैं लेकिन होते बहुत छोटे क्वेश्चन है ना। तो मैं कह रहा हूँ आप तैयारी उस हिसाब से करो, क्योंकि भाई देखो पेपर निकालना है आपको ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने का मतलब ही यही होता है कि आपकी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं है। अब इसका पीआई है तो पीआई आप लोगों को पता है, निकाल लोगे ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो ये क्या दिया उसने, द वैल्यू ऑफ लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर लैम्डा सच दैट द फॉलोइंग प्रॉब्लम हैज़ अ नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन। तो लैम्डा जो है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव है तो मान लो लैम्डा जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0,
और पॉजिटिव है तो मैं लैम्डा को क्या ले लेता हूँ, म्यू स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी म्यू डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा की जगह रख देता हूँ मैं म्यू स्क्वायर और म्यू एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, यही तो हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये म्यू डबल डैश म्यू स्क्वायर। तो इसकी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो ये कितना बन जाएगा, एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या बन जाएगा, इसका जो आपके पास यू एक्स आ जाएगा ना, यू एक्स वो आ जाएगा कितना, यू एक्स आ जाएगा C1 कॉस म्यू एक्स प्लस कितना हो जाएगा C2 साइन म्यू एक्स, है ना, यही तो आएगा C1 कॉस म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स। और फिर हमें क्या दे रखा, देखो इसने दे रखा यू डैश 0 यू डैश, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो 2 मिनट है। तो म्यू डैश एक्स आएगा C1 म्यू साइन म्यू एक्स C2 म्यू साइन कॉस यू एक्स, है, ये आ जाएगा। अब हम इनिशियल कंडीशन जो दे रखी है हमारे पास कि म्यू डैश 0 इज इक्वल टू 0, म्यू डैश 1 इज इक्वल टू 0, तो पहले हम रखते हैं म्यू डैश 0। तो अगर हम जब रखेंगे, मान लो मैं रखता हूँ म्यू डैश 0, तो देखो C1 एक्स की जगह 0 रखना, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, और ये आएगा C2 म्यू और कॉस 0 1 होता है ना, तो 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, C2 म्यू। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ गया, C2 0 आ गया। थोड़ा जगह की कमी है पर देख लो, अब यही मैनेज करना पड़ेगा ना। C2 0 आ गया। अब म्यू डैश 1, तो म्यू डैश 1 अगर हम देखें तो म्यू डैश 1 जो है म्यू डैश 1 अगर हम देखें कितना हो जाएगा, म्यू डैश 1 इसमें रखोगे तुम तो ये आएगा C1 और ये आएगा म्यू साइन म्यू, है ना, म्यू साइन म्यू और प्लस कितना हो जाएगा C1 म्यू C2 म्यू कॉस म्यू, C2 म्यू और कॉस म्यू, ठीक हो गया। अब हमने निकाल दिया C2 0, तो C2 0 तो ये तो सारा ख़त्म हो जाएगा, ये सारा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा म्यू डैश 1, तो म्यू डैश 1 की जगह भी 0 रख देना, 0, और ये वाला सेक्शन तो ख़त्म क्योंकि C2 है। तो यहाँ बचेगा कितना, C1 म्यू और ये कितना आ गया, साइन म्यू। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास C1 म्यू और साइन म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तब जब 0 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से आएगा म्यू साइन म्यू 0, यानी साइन म्यू इज इक्वल टू 0। तो साइन म्यू 0 होता है तो किसकी वैल्यू होती है, साइन म्यू बराबर 0। तो इसका मतलब म्यू बराबर हो जाएगा n पाई। अरे साइन म्यू 0 यानी साइन n पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन n पाई। तो म्यू बराबर हो जाएगा n पाई। तो दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो म्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर, है ना, और म्यू स्क्वायर किसके बराबर है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर, है, और n बराबर z दे रखा है, n बराबर z दे रखा है। तो एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, 3 रखोगे, जो भी है, तो जो लीस्ट आएगा वो पाई स्क्वायर आएगा। लीस्ट क्या आएगा, पाई स्क्वायर आएगा। तो इसमें था एक आंसर ऑप्शन ए, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर है पाई। अच्छा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल था। फिर मैंने कहा ये अधिकतर प्रश्न जो थे वो CSIR नेट या कहीं आ रखे हैं, वैसे इतना डिफ़िकल्ट बनता नहीं है, कॉमन क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक ठाक आएंगे। तो आप, लेकिन मैंने दिया था ये पेपर, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि थोड़ा सा हल्का फुल्का सॉल्यूशन बता दीजिए। तो हल्का फुल्का यानी जो क्वेश्चन मुझे थोड़े अलग लग रहे हैं मैं उनका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। अब जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब इसको देखो, ये लैग्रांज जैसे होना था, तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन कितना आएगा, x प्लस वाई जेड, और dy
और ये कितना आएगा x माइनस वाई जेड और डी जेड क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, ये आ गया। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे हम, क्या करते हैं ऊपर नीचे x से, ऊपर नीचे y से और ऊपर नीचे z से, है ना, मतलब समझ रहे हो। इसको मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस वाई जेड, इसको ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और फिर मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या यहाँ देखो x डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस का जेड डी जेड, तो अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस का एक्स वाई जेड माइनस का एक्स वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड और माइनस का एक्स स्क्वायर जेड और माइनस का जेड वाई स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो कट रहा है तो काट दो, ये कटेगा और ये कटेगा, तो बराबर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई। ये ध्यान रखना, जिससे अब तुम कहोगे एक प्लस का और दो माइनस, तो यानी देखना है जिससे 0 बन जाए, वही तो है इसमें टैक्टिस, है ना। तो जेड डी जेड बराबर 0 हो जाएगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू C1। तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1। अब देखो दूसरा निकालने की ज़रूरत तुमको है नहीं। दूसरा निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं है बताओ। दूसरा इसलिए नहीं है निकालने की ज़रूरत कि यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है, इसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, इसमें क्यूब आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला सेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हमको मिल गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1, राइट। तो कौन सा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आप इस प्रश्न को देखिए, क्या था ये, द कॉची प्रॉब्लम। ये देखो है तुम्हारे सिलेबस में ना, कॉची प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कॉची प्रॉब्लम, और अलग भी है। तो इसका एक तो फार्मूला होना चाहिए याद, और मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर तो स्पेस है नहीं, तो मैं इसको नए प्रॉब्लम पे बताता हूँ। आप देखो, इसको देख लो, आप पहले प्रश्न देख लो, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसको देखो, अगर इसको हम क्या कर दें, स्टैंडर्ड लैग्रांजेस इक्वेशन से कंपेयर कर देना, तो ये कितना हो जाएगा पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो ये पी आ गया, क्यू आ गया, और आर कितना आ गया हमारा, दैट इज़ 0 आ गया। तो यानी पी इज इक्वल टू तो वाई हो गया, क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स, और आर हो गया हमारे पास 0, है ना। अब जो इन्होंने कंडीशन दे रखी है एक्स नॉट टी इज इक्वल टू क्या दे रखा है कॉस टी, है ना। वाई नॉट टी क्या दे रखा है साइन टी, और जेड नॉट टी क्या दे रखा है दैट इज़ 1। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हम इसकी यूनिकनेस की कंडीशन चेक करते हैं। तो यूनिकनेस क्या होता है, पी एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, और यहाँ पर होता है डी एक्स नॉट अपॉन डी टी, और यहाँ है क्यू एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट, और ये होता है डी वाई नॉट अपॉन डी टी, और दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 आएगा। वैल्यू रख के देख लेना ना। तो जब वैल्यू रख के देख लोगे तो अब इस कंडीशन को चेक कर लेते हैं ना। चेक क्या करना है कि ध्यान दो, यूनिकनेस के लिए ये क्या होना चाहिए, मैंने कहा डेल नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन तो डज नॉट एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब क्या हो सकता है हमारे पास, तब हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है या तो नो सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा ना। तो देख लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास, सीधा शॉर्टकट में करता हूँ मैं, डी एक्स नॉट अपॉन डी टी कितना आ जाएगा माइनस का साइन टी, और डी वाई नॉट अपॉन डी टी कितना आ जाएगा कॉस टी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और ये वैल्यू दे ही रखी है, तो इसको रख देते हैं हम। देखो पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट टी इज इक्वल टू वाई नॉट, और वाई नॉट किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है साइन टी के। किसके बराबर दे रखा है, दैट इज़ साइन टी के ना।
पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू साइन टी, और दूसरा दे रखा हमारे को क्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, और माइनस एक्स नॉट कितना हमारे पास कॉस टी। तो ये रखेंगे, इसकी वैल्यू रख दी मैंने साइन टी, इसकी वैल्यू रख देंगे हम माइनस का कॉस टी, इसकी वैल्यू रख देंगे डी एक्स बाई डी नॉट की माइनस का साइन टी, और इसकी रखेंगे कॉस टी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन टी कॉस टी, और साइन टी कॉस टी, और ये आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस टी और माइनस का साइन टी, है ना। तो माइनस माइनस प्लस माइनस साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, तो कट के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर डेल बराबर 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है। यूनिक सॉल्यूशन कभी कभी यहीं तक पूछ लेता है वो तुमसे ना, वैसे ये थोड़ा लेंथी था और आने के चांसेस भी इतना रहेगा नहीं कि आएंगे, बहुत कठिन हो जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए उन्होंने। पर मान के चलते हैं ना, जैसा ट्रेंड रख रहा है आयोग कि थोड़ा सा टफ पेपर भी दे रहा है, तो इसीलिए मैं पेपर 1 का तो नहीं, पर पेपर 2 मुझे भी लगा, तो कई बच्चों ने नंबर भी बताए व्यक्तिगत रूप से, तो नहीं है उस रेशियो, तो कई की रिक्वेस्ट भी आई थी कि थोड़ा बहुत जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाए ना। तो मैंने कहा अभी इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, इधर नो आएगा और इधर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो अब हम जो बाउंड्री कंसिस्टेंट है उसको चेक करेंगे ऑगमेंटेड रेशियो। तो वो होता है हमारे पास पी डी एक्स नॉट अपॉन डी टी क्यू डी वाई नॉट अपॉन डी टी और आर डी जेड नॉट अपॉन, वैसे इसका एक शॉर्टकट भी है पर वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो ये आएगा साइन टी अपॉन माइनस का साइन टी, कॉस टी अपॉन का कॉस टी, ये आएगा 0 डी बाई डी टी ऑफ जेड 0 कितना था 1। क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा, तो अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में है, तो ये इनडिटरमिनेट भले है लेकिन ये इधर जाएगा। तो अगर मान ली किसी के साथ लेते हैं ना इज इक्वल टू के, तो 0 × 0 हो जाए। तो इस कंडीशन में ये क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है, कंसिस्टेंट है, बट यहाँ पर क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पर आएंगे। ठीक है ना, आ गया ना समझ में ये। क्योंकि आप इस तरीके से इसको, जैसे ये आया था ना डी जेड नॉट अपॉन डी टी अपॉन आर इज इक्वल टू के, क्योंकि ये सारे रेशियो किसी के इक्वल रखते हैं हम लोग। यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना आपका, 0/0 कैसे वो कर रहे हैं। तो देखो डी जेड और डी टी आर, तो इस केस में जो ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर मान ले देखा जाए तो के बराबर, जैसे कांस्टेंट है यहाँ -1 के बराबर आ गया हो, और ये आ रहा है आपके पास कितना 0/0, ये इधर जाके 0 × -1 × 0 भी तो क्या हो जाएगा 0, तो एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। टेक्निकल टर्म्स है, वैसे काफ़ी वैसा सवाल है टेक्निकल, तो दैट्स वाई दिस सिस्टम हैविंग अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए। अब ये क्वेश्चन 10 जो है ये 4 पिट मेथड का है, 4 पिट मेथड का। तो इसको देखो, इसको करेंगे हम, अगर 4 पिट मेथड से करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो z इज इक्वल टू है पी एक्स प्लस क्यू है। वैसे आना चाहिए, 4 पिट आता होगा तुम लोगों को, p² प्लस क्यू, पर फिर भी चलो ये बता देता हूँ। ऐसे सारे बताना पॉसिबल नहीं, 150 क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। px प्लस क्यू वाई प्लस p² प्लस क्यू² प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब इसको सीधा मैं वैल्यू रख रहा हूँ 4 पिट में, तो ये आएगा ऐसे करके, dx अपॉन fp होता है ना, अरे fp होता है, fx प्लस pz ये फार्मूला होता है, तो उसमें रखूँगा तो यहाँ पर आएगा dx के अपॉन में fp होता है। dx 4 पिट का फार्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, -dp अपॉन fx प्लस p ऑफ fz माइनस का dq अपॉन fy और q। इसका फार्मूला भी आ सकता है, एक क्वेश्चन मैंने फार्मूले का भी दे रखा, तो सवाल तो शायद मुश्किल है, पर सिंपल से सवाल दे हो तो तैयार रहना पड़ेगा ना। मैंने थोड़ा सा ये है कि अगर कठिन बन गया तो क्या होगा ना। वैसे 4 पिट का लैग्रांजेस के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की,
4 पिट कम ही रहता है, पर फिर भी यार ये फार्मूला ही अपने आप में याद नहीं रहता, पर रह सकता है, जिसको याद रहता है वो रखो। तो ये आ जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस 2p और dy अपॉन वाई प्लस 2q। और देखो कम स्पेस में सॉल्व करने की आदत बनाओ। पेपर में तुम्हारे पास कोई अलग से रफ़ शीट नहीं देते हो, तो वहाँ भी दिक्कत ही होती है। तो आदत होनी चाहिए, इसीलिए प्रैक्टिस, जब इसका PDF निकाल के भी प्रैक्टिस करो तो कम स्पेस में सॉल्यूशन की आदत डालो, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा। डी अपॉन 0, ठीक है, dp अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या कर देते हैं हम, dq। तो ये आ जाएगा हमारे पास dp अपॉन 0 इज इक्वल टू, सीधा कर दो इसको, dp अपॉन 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dp इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू a, p इज इक्वल टू a। ऐसे ही यहाँ से भी आएगा, देखो dq अपॉन 0, dq अपॉन 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास dq इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू b आ गया, q इज इक्वल टू b। तो देखो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा z इज इक्वल टू ax अपनी जगह ठीक है, by अपनी जगह ठीक है, और समझ रहे हो ना, ax यानी p की जगह हमने क्या रख दिया, अरे a की जगह आ गया हमारे पास, किसकी जगह, p की जगह a आ गया, p की जगह मैंने a रख दिया, p की जगह ax, q की जगह by, और p स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो याद है ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स, 2 डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल y और डेल स्क्वायर डेल y x हैज़। तो देखो आंसर तो इसका मोर देन 1 pi है इसका आंसर, है ना। इसको ट्राई कर लेना, सिंपल है वैसे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जानते हो आप, d की जगह m, d डैश की जगह 1, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। क्योंकि होता क्या है, जब इन्हीं को बदल दोगे ना आप, क्योंकि इसमें ऐसा नियम तो होता नहीं है, देखो होमोजीनियस है वाई स्क्वायर, तो मान लीजिए आपने अगर डी डैश एम कर दिया और d1 कर दिया, तो फिर वो pi बदल जाता है ना, pi बदल जाता है, इसलिए इसका आता है आंसर मोर देन 1 pi। ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान देना, क्योंकि इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, डी स्क्वायर प्लस 2d डैश और d डैश का स्क्वायर, है ना, और ये आ गया u इज इक्वल टू एक्स है, मान लो pi निकालना है, तो pi के अपने रूल है, अरे pi के अपने रूल हो जाएंगे ना, क्या आएगा 1/d प्लस d डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो मैं कह रहा हूँ अगर d की जगह m और d डैश की जगह 1 उल्टा कर दूँ मैं, तो तब उस कंडीशन में pi इसमें देखो एक बार क्या करना तुम, जैसे मान लो 1/d स्क्वायर कॉमन ले लिया तुमने, तो d स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस d डैश अपॉन d का होल स्क्वायर और x। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा इसका x³/6, क्या आएगा x³/6। और एक बार क्या करना, d डैश कॉमन ले लेना, अरे जैसे यहाँ d स्क्वायर कॉमन लिया, एक बार d डैश कॉमन लेना, तो 1/d डैश का स्क्वायर कॉमन लोगे, तो ये आएगा 1 प्लस d अपॉन d डैश का स्क्वायर और साथ में चल रहा है x। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा xy माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो एक से ज़्यादा pi आएगा, मोर देन 1 pi आएगा, तो ये आंसर इसका मोर देन 1 pi। अब अगला प्रश्न तो बहुत आसान था, सीधी सी बात है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ हाइपरबोलिक 4। तो आपको पता ही है वो d निकालना है आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac, या इसके हिसाब से निकाल के, और सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो कंडीशंस को वेरीफाई करना। ये पता है आपको, RRSSTT प्लस f ऑफ XY Z PQ इज इक्वल टू 0। हाइपरबोलिक कब बनता है, जब s स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, s स्क्वायर माइनस 4RT बराबर 0 हो तो पैराबोलिक, और s स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 हो तो एलिप्स होता है। ग्रेटर देन के लिए हाइपर बोला, इक्वल के लिए पैराबोला और लेस देन के लिए एलिप्स। ये ध्यान देना, इससे 1 या 2 प्रश्न आने ही आने हैं। तो आप थोड़ा 2 मैंने भी दिए थे, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चलो आप कि आपको 100% यहाँ से क्या करेगा,
क्वेश्चन हिट करेगा एग्ज़ाम में, आना ही आना है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट सेकंड लिखा हुआ भी है ना सिलेबस में, जो लिखे रहते हैं वहाँ से प्रोबेबिलिटी बहुत बनती है क्वेश्चन आने की सीधा सीधा। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से आर आर एस एस टी टी है ना, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s, r इज इक्वल टू x। तो आर आर का मतलब समझते हो ना, आर आर का मतलब होता है आर 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 का मतलब होता है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा बीच में क्या आता है, बीच में है एस एस, तो एस एस का मतलब होता है डेल स्क्वायर यू, जैसे यहाँ डेल एक्स डेल वाई है तो डेल एक्स डेल वाई। और फिर टी 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 टी, तो टी और टी का मतलब होता है डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये वाला नहीं है ना, यहाँ डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई है नहीं, तो एस हो गया 0, और डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर वाला है, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी कितना हो जाएगा हमारे पास, टी हो जाएगा वाई। कुछ लोग इस फॉर्म में लिखते हैं कुछ दूसरे, पर आपको इतना पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन में ना कि स्टैंडर्ड आप कंपेयर करना भी नहीं सिखा सकते ना, कि कंपेयर कैसे करा जाता है। मैंने कहा ना ये क्लास उनके लिए है भाई जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने परसों 5 जुलाई को पेपर देना है। अब कोई ऐसा आदमी इस क्लास को देख लेगा जिसने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो तो कहेगा यार ये टीचर क्या पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ रहा है। लेकिन मैंने फिर कहा ये उनके लिए है जो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुके हैं और जिन्होंने 5 जुलाई को एग्ज़ाम देना है। तो अब रखोगे आप इसमें किसमें, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो कितना कहाँ गया, जगह भी तो नहीं है कहीं, चलो यहीं पे लिख देते हैं। तो ये लिखता हूँ मैं, देखो एस स्क्वायर माइनस 4RT कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 4RT। तो ये होता है एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर तो है हमारे पास कितना है, एस स्क्वायर तो 0 है, -4 r कितना है x, t कितना y, तो -4xy आ गया। तो यार -4xy जब आपका x 0 होगा और y छोटा होगा, तो देखो x अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, लेकिन y लेस देन 0 तो ये प्लस हो जाएगा ना, अरे ये प्लस हो जाएगा, तो 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो इसमें हमेशा क्या आना है, अरे पॉजिटिव नंबर आएगा, तो पॉजिटिव नंबर आएगा तो ये वाली कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, कौन सी, एस स्क्वायर माइनस 480 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये फिर हाइपरबोलिक रहेगा। अगर आप कहोगे औरों के लिए भी चेक करके देख लो, तो अगर x ग्रेटर देन 0 लेते हो, y लेस देन 0 लेते हो, तो अरे x ग्रेटर देन 0 लोगे, y लेस देन, तो नेगेटिव लोगे, x पॉजिटिव, तो भी क्या होना है, इसमें प्लस आना है, तो प्लस आएगा, तो एलिप्टिक में तो लेस देन चाहिए, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। फिर कह रहा है x ग्रेटर देन 0 y, तो दोनों रहोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नहीं बन रही है कंडीशन, इसी के साथ बनेगी वो हाइपरबोलिक के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी सेम था ये, तो इसको भी पहले हम क्या निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कुछ लोग ये भी करते हैं, कुछ ऐसा भी है कुछ किताबों में a डेल स्क्वायर u, लेकिन ये तो पी क्यू आर की फॉर्म में दे ही रखा, तो उस हिसाब से, तो यानी ये पहला वाला जो होता है, अगर जो मैंने अभी लिखाई है, देखो कहीं कहीं पर ये भी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या कुछ किताबों में ये खुद मैंने जो अपने स्टूडेंट को बता रखा है, ये बता रखा है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर बी कितना, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स कॉमा वाई, है ना, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डेल, या पी लिख लो या क्यू लिख लो, क्योंकि पी का मतलब होता है डेल पी बाई डेल एक्स और ये होता है डेल क्या, डेल बाई डेल वाई होता है ना, ठीक है। तो ऐसे लिख लो या आर एस टी की फॉर्म में लिख लो, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। कॉफिशिएंट है यानी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, और जैसे हमने यहाँ पर लिया तो यहाँ पर आर था, यहाँ पर क्या था, आर था, ये एस था, और ये क्या था, टी था, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना। ये इसका कॉफिशिएंट है, आर है डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एस है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई का कॉफिशिएंट, और टी है डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और रेस्ट ऑफ दी तो इसमें आ जाते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू में। तो बॉस इसको भी बना लोगे तुम, तो इसका भी बनाओगे तो ये वाले में आना इसने कि दियर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ हाइपरबोलिक इन एक्स वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आर, है ना। तो करके देख लेना, इसको बनाओगे तो तुम्हें अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इसका जो निकालेंगे तो ये आएगा इसका एस स्क्वायर माइनस 4RT, है ना। नए पेज पे निकाल के दूँ, 2 मिनट है। तो R तो इसमें हो जाएगा पी एक्स वाई दे रखा है,
एस दे रखा है ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर, और टी दे रखा है क्यू ऑफ एक्स वाई दे रखा है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा आपके पास ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4PQ है। तो यार ये हो जाएगा PXY QXY को हम 1 अगर एज्यूम करते हैं, लेट PXY और QXY इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास ऐसा बनेगा, देखो एस स्क्वायर माइनस 4RT जो बनेगा ये आ जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा ना, PQ 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा तो भाई पैराबोलिक होगा, ये हाइपरबोलिक होगा या एलिप्टिकल होगा, तो तीनों की कंडीशन है। हाइपरबोला के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT को ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है, पैराबोलिक के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT को 0 होना पड़ता है, एलिप्स के लिए एस स्क्वायर माइनस 4RT को लेस देन 0 होना पड़ता है। तो ये इस वाले के साथ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि देखो E2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये कितना दे रखा का होल स्क्वायर E2 है ना, होल स्क्वायर को हमने यहीं लिख दिया, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो E2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का 4। तो लॉग लोगे, फटाफट लोगे तो सब कुछ कर करके इसने क्या आना है, ये बनेगा ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ग्रेटर देन log 2 देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी हाइपरबोलिक। तो ये था इसका आंसर, कौन सा वाला, इसका जो ऑप्शन था वो कौन सा, ये ऑप्शन बी इसका क्या था, सही था। तो कितने हो गए 13। अभी और डिस्कस करते हैं, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है द वेरिएशनल प्रॉब्लम एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शन 0 से 2 पाई डेल dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर और नो सोल्यूशन है। तो इसको मैं आपको एक अलग पेज पे करके देता हूँ, आसान है वैसे, कर लिया हो। देखो भाई यूलर लेग्रांजेस इक्वेशन क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। फंक्शन है हमारे पास क्या, वाई डैश का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यही तो है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा -2y डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश भी कितना हो जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, इसका करोगे माइनस कॉमन लेके 2 कॉमन लेके तो ये आएगा वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यानी एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम बराबर आएगा प्लस माइनस आइटा, तो यानी सीधा लिख देते हैं y बराबर C1 cos x और C2 sin x, है ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, C1 cos x है और C2 sin x है हमारे पास। तो कितने हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो रहे हैं, वो भी समझ लो अगर समझना है तो देखो इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, y01। तो y01 का मतलब है कि x की जगह 0 रखने पर y कितना है 1 है, रख दो। तो C1 cos 0 C2 sin 0 है ना। तो यहाँ से क्या आ गया बॉस, ये तो 0 हो जाएगा, तो C1 बराबर कितना आ गया 1। अब दूसरी क्या दे रखी है उन्होंने, y2 पाई इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो यानी x की जगह 2 पाई रखोगे तो y की जगह 1 आना चाहिए। C1 की जगह हमें 1 पता चल ही गया, तो रख दो, कितना हो जाएगा y की जगह 1 C1 cos 2 पाई और क्या है ये C2 sin 2 पाई, है ना। तो सबको पता है cos 2 पाई कितना होता है 1, sin 2 पाई की कहानी भी सबको पता है 0, कितना हो गया 1। C1 कितना है तुम्हारे पास, ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब क्या है C1 1 है, 1 इंटू 1, इस y का तो हो गया काम तमाम। तो 1 इज इक्वल टू 1। अब एक चीज़ ध्यान देखोगे
कि जब हम सेकंड लागू कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर C2 जो है पूरी तरीके से गायब हो गया, उसका कोफिशिएंट कितना है, 0 है। और हमें मिला क्या, 1 × 1 मिला, जो हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। इसका क्या मतलब है, C2 की वैल्यू बदलते रहो आप, क्योंकि अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें तो हमें ये मिल जाएगा ना, cos x + C2 sin x। और C2 की कुछ भी वैल्यू रख दो आप, C2 की वैल्यू कोई भी R रख लो, आपको क्या है, तो इसलिए इसके कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अब इसको देखो, ये दे रखा है, तो इसको सीधा लैग्रांज पे रखते हैं, तो del f del x तो 0 आएगा इसमें, del f del x क्या आएगा, 0। और फिर आप निकालो del f del x डैश, तो del f del x निकालोगे तो कितना आएगा, 2x डैश अपॉन कितना है, t3। आसानी है यार, ये निकाल लोगे, ये बन जाएगी ना इक्वेशन, क्या बन जाएगी, तो यही बनेगी। फिर यहाँ रखेंगे हम किस में, del f del x d/dt del f del y डैश इज इक्वल टू 0 है, del f del x और d/dt और del f del y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारे पास था f था ये, तो del f del x नहीं निकालना पड़ेगा हमें, del f इसको t की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगी नहीं, ये x डैश हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x del f del x d/dt del f del x डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस d/dt ऑफ, और ये आ गया हमारे पास 2x डैश, ठीक है, अपॉन t³ इज इक्वल टू 0, इतना ही तो आएगा। तो इसका मतलब जब इसका डिफरेंशिएट 0 आ रहा है तो ये कांस्टेंट ही तो होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 आता है, तो कितना हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ 2x डैश अपॉन t³ इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो यहाँ से x डैश निकाल लोगे तुम, x डैश कितना आ जाएगा, x डैश आ जाएगा c/2 और t³ है, बस हो गया। अब सॉल्व कर लेना। तो x क्या, x डैश का मतलब dx/dt, तो x निकालोगे तो यार इसको करोगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, t³ का हो जाएगा t4/4, ये आ जाएगा 8, और ये आएगा t4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यार यहीं से पता लग रहा है t4 एक ही में है ना, औरों में तो नहीं है t4, इसमें t³ है, इसमें t² है, इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहीं से पता कर लेना, बहुत ज़्यादा आप इनिशियल कंडीशन लगाने के चक्कर में पढ़ना मत, है ना। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका सर्कल आता है, आ सकता है कैलकुलेशन करना है इसको, है ना, सर्कल आएगा, सॉल्व करके देख लेना, ठीक। फिर ये दे रखा है आपके पास jy² डैश y डैश x y01 वेयर y c² 01 इफ़ y एक्सट्रीमाइज। अब इसको देखो, थोड़ा टेक्निकल भी नहीं है, सीधा ही है वो। आप क्या करना है इसमें, y1 को लेना c, और बाकी ये हमारे पास दे रखा है क्या, f x y, और y डैश कितना दे रखा है, y डैश का स्क्वायर, है ना, y डैश का स्क्वायर दे रखा। तो इसको रखेंगे हम, तो ये देखो del f del y माइनस का dx del f del y डैश इज इक्वल टू 0। तो यार ये तो ख़त्म हो गया मामला, y तो है ही नहीं उसमें, तो y डैश ही है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो 0 माइनस का d/dx del f del y डैश करते हो तो कितना आएगा, 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा c/2। तो y डैश को c/2 को a ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये y बराबर आएगा ax प्लस b, है ना। बस फिर इनिशियल कंडीशन लगा के ये आना है इसका आंसर, है ना, कौन सा, b वाला, मतलब
उससे आपको पता ही है कि किस तरीके से हम करना है। अब हम पहुंच गए साहब न्यूमेरिकल एनालिसिस में। पहले क्या कहा उसने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और ए बी देन द इटरेशन एक्स एन प्लस वन एफ एक्स एन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी गिवन एक्स 0 फॉर एन कन्वर्ज टू, ठीक है ना। तो ये वाला जो कंडीशन है वो कह रहा है ये ए की किस वैल्यू के लिए जो है कन्वर्ज करेगा। इसका आंसर है वैसे 0 to 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द सीरीज एक्स एन प्लस वन एक्स एन बाई 2 9 8 एक्स एन डैश एक्स नॉट दे रखा 0 ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूटन रैप्सन मेथड द सीरीज कन्वर्जेंस टू, ठीक है। ये है प्रश्न। पर पहले देखो, अगर आप लोगों को कभी डाउट हो तो ये सिंपल सा है, इसका सिर्फ एक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ये दे रखा है इटरेशन सेटिस्फाइंग फॉर कन्वर्ज, तो ये याद रखना कोई भी फिक्स पॉइंट इटरेशन है उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि उसका जो डेरिवेटिव हो ना एफ डैश एक्स वो कितना होना चाहिए, मॉड डेरिवेटिव लेस देन 1 कन्वर्जेंस के लिए, है ना। जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हो, एफ डैश एक्स अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा ए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मॉड ए जो हो जाएगा ये लेस देन 1 हो जाएगा, ए लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा -1 ए और 1 ये आना था, लेकिन यहाँ पर -1 और 1 के बीच की जो कंडीशन है वो शायद कहाँ पर फिट बैठ रही है, कौन सा, ये देखो ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, तो ये ही बेस्ट बैठ रहा है, इसलिए हमने सी लिया था ऑप्शन। अब ये 19 क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, तो इसका भी मैं शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट है ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करने हैं आपको, डाउट में नहीं रहना ना, बहुत कठिन नहीं होते, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न था कि कन्वर्जेस किसके लिए होता है। तो एफ डैश एक्स लेस देन 1 मॉड एफ डैश एक्स लेस देन 1, तो वो कंडीशन यहाँ पर इसके साथ ठीक बैठ रही थी, किसके साथ, जो हमारा वो है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अब देखो ये दे रखा है, उसने कहा गया ये दे रखा है ये, तो हम मान लेते हैं कि यार मैं ऐसे करता हूँ कि अब मान लेंगे ना कि ये कहीं ना कहीं पर जाके तो कन्वर्ज होगी ये सीरीज, तो हम मान लेते हैं कि L पर जाकर वो कन्वर्ज हो जाती है, L पर कन्वर्ज हो जाती है, इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल, मान रहा हूँ मैं कि L पर जाके ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्ज। तो इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n प्लस 1 भी कितना हो जाएगा, दैट इज़ L हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2 और ये आएगा 9/8 और ये कितना हो जाएगा L, और एक्स एन प्लस 1 भी कितना है L ही है, तो L माइनस L/2 इज इक्वल टू 9/8L। तो ये आ जाएगा यार आपका L/2 इज इक्वल टू 9/8L, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो 8L² कितना हो जाएगा, 8L² इज इक्वल टू 18, है ना। तो L² हो जाएगा 18/8 यानी 9/4 हो जाएगा। L आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, तो 9/4 का मतलब है कितना हो जाएगा, L आ जाएगा प्लस माइनस 1.5, ठीक है। तो लगभग कहाँ पर कन्वर्ज होगा, ये जाके 1.5 पर कन्वर्ज होगा, ठीक है बॉस, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो कई बार करा रखा है, स्क्वायर रूट भी देख लेना, क्यूब रूट भी देख लेना, nth रूट भी देख लेना, सब के लिए किसी एक के लिए आएगा ही आएगा ये पेपर में, किसी एक के लिए आ सकता है, क्यूब रूट के लिए, स्क्वायर रूट के लिए, किसी के लिए भी आना ही आना है इसमें। तो सॉल्व कर लेना, सिंपल सा सॉल्व होता है, कर लेंगे आप, है ना। न्यूटन रैप्सन ये कोई सवाल नहीं था, ये तीनों सवाल देख रहे होंगे आप, आसानी थे, है ना, मतलब, लेकिन वही है कि आपको आना चाहिए पेपर में, बस यहाँ पर फिर इसको फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है यार,
तो फैक्टोरियल नोटेशन में अगर आपको लिखना है तो देखो एक तरीका तो ये भी है कि इसको सॉल्व करो ये आ जाएगा, लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन लिखना आना चाहिए। बहुत सिंपल होता है फैक्टोरियल नोटेशन। टेबल बनती है इसकी, पता है आप लोगों को, फिर डिवाइड करते हैं। तो अगर नहीं आता तो मेरे यूट्यूब पर इसका बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं कि किसी का फैक्टोरियल नोटेशन कैसे लिखते हैं ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे, करना ही है। अब ऐसे प्रश्न भी मैं कराऊंगा तो ये तो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा ना। आसान सा प्रश्न है कि फैक्टोरियल नोटेशन कैसे लिखते हैं, और अगर नहीं आता है तो मैंने कहा ना यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत डिटेल में आपको अच्छे से समझा रखा है कि फैक्टोरियल नोटेशन लिखते कैसे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो अब ये जो है तो ये pth रूट है। मैंने कहा जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे सी का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे ही अगर nth रूट का निकालना है तो ये आएगा, इसका सॉल्व कर लेना, आसान है। अगर नहीं आएगा तो मेरे को बताना, मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन अलग से भेज दूंगा अगर किसी को है। मेरे पास है सॉल्यूशन, पर अब सॉल्व करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगला देख लो, अगला क्या था, ठीक है ना। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये बन रहा है यार इसका ना, ये नहीं है इसका आंसर सी ना, ये आएगा 1/p, ये आ रहा है p माइनस 1 एक्स की पावर n और n/x⁻p माइनस 1 प्लस 6 है यहाँ पर बीच में, प्लस किसी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो फिर तो d होना चाहिए इसका आंसर, है ना। ये प्लस होगा या तो फिर, नहीं तो d होगा इसका आंसर। क्या होगा? d होगा। इसका तो सीधा ही था, लार्जर देन दी अदर कोएफिशिएंट। अब ये आ जाएगा, देखो, लेट x psi be isolated 0 of fx with multiplicity m, then the difference between the rate of convergence of iterative scheme। अब देखो ये प्रश्न बहुत सिंपल है। आपको फार्मूला पता है, xn+1 xn fxn f'(xnn) ये होता है। तो अगर रूट सिंपल है, यानी m = 1 है, सिंपल है, m = 1 है, तो इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है, ध्यान देना है ना। और इफ़ रूट इज़ मल्टीपल, यानी m इज़ नॉट इक्वल टू 1 नहीं होता, तो इसका जो कन्वर्जेंस है ड्रॉप हो जाता है, और कन्वर्जेंस कितना होता है? 1 हो जाता है, लीनियर हो जाता है। कितना हो जाता है? लीनियर। क्लियर हो गया। अब हमारे पास मॉडिफाइड जो न्यूटन रैप्सन फार्मूला है वो है xn+1 xn माइनस p डॉट f(xn) अपॉन f'(xn), ठीक है, यही है ना। अब आपको पता है कि ये जो स्कीम है हमारे पास, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होगा कब? जब p बराबर कितना होगा? दैट इज़ m। और अगर p इज़ नॉट इक्वल टू m है तो कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा? अगर p = 1 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर नहीं है तो 1 कन्वर्जेंस, है ना। अब ये जो प्रॉब्लम हमको दे रखी है, देखो यहाँ दोनों दे रखा है, तो पहले वाले केस में हम क्या ले लेते हैं, इसमें अगर हम जो है p डज़ नॉट इक्वल टू m कर दें तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा? दैट इज़ 1 हो जाएगा ना। क्लियर है। और इस वाली में तो आप देख ही रहे हैं, अरे इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस तो कितना हो जाएगा? दैट इज़ 1 ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, 1। और इसका भी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका 2 कब होगा? जब p = कितना हो जाएगा? m। और जब p = m है तभी 2 होता है। अगर p डज़ नॉट इक्वल टू m है तो 1 ही होता है। और ये वाले में आप देख ही रहे हैं कि m नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ भी कितना हो गया? तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 - 1, डिफरेंस आ जाएगा 0। अब ये सीधा रंगा कोटा है, तो ये तो फार्मूला लगाना, द सेकंड ऑर्डर रंगा कोटा मेथड इज़ अप्लाइड टू द इनिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम y' y0 विद स्टेप साइज h देन yh। निकालोगे, वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं। अब फिर इसको देखें, फॉर फाइंडिंग द रूट्स, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो यही होता है ना, fxn -1 लेस देन। ये तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी हम इटरेटिव मेथड या कोई भी चाहे सॉल्यूशन एल्जेब्रिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन करते हैं, तो ब्रैकेट रूट एट ईच इटरेशन इफ f(xn)
-1 लेस देन 0 होता है ना। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस, तो डिफरेंस ऑर्डर निकालना है तो बड़ी पावर में से, जैसे n+2 में से n माइनस कर दिया तो कितना आ गया था, 2 आ गया था इसका। फिर ये मेरे ख्याल से रिपीट हुआ। कॉमन से क्वेश्चन है, कर लेना, प्रॉब्लम इज़ मीनिंगलेस है ना। द सिंप्लीफिकेशंस ऑफ यूलर लैग्रांजेस इक्वेशन जो होता है वो वेल ट्रिमी आइडेंटिटी होती है। वेल ट्रिमी रेले रिट्स बाउंड्री वैल्यू को सॉल्व करने के लिए होता है। रेले रिट्स मेथड जो होता है बाउंड्री वैल्यू को, ये जियोडेसिस की डेफिनेशन है यार, है ना। जियोडेसिस ऑन अ सरफेस इज़ अ कर्व एलोंग विच द डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज मिनिमम, है ना। ये जियोडेसिस की डेफिनेशन है। ये है HF लैम्डा जी, तो ये होता है लेग्रांजेस मल्टीप्लायर, है ना। ये दे रखा है उन्होंने, आइसोमेट्रिक प्रॉपर्टी है ना, आइसो पैरामेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो ये लेग्रांजेस मल्टीप्लायर के लिए होता है, ठीक है। फिर अगला है दिस फंक्शन वाइडेस्ट अलोंग द एक्सटर्नल फंक्शन, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम, आसान क्वेश्चन है, कई किताबों में बुक्स में सब जगह है ना। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको भी सॉल्व करोगे तो, अब मैंने ऊपर करा दिए हैं एक्सट्रीमल के, तो इसको ट्राई करोगे आप तो हो जाएगा, ये इनफाइनाइट ही आएगा इसको भी। हाँ, ये बड़ा अच्छा है कि वेरिएशनल प्रॉब्लम सेटिस्फाई द ऑपरेशनल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। हाँ, ये अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि ZJ माइनस CJ ये भी आ जाता है, ZJ माइनस CJ लेस देन 0 ये भी आ जाता है। लेकिन इसका तो ये था कि XJ इज़ अ बेसिक वेरिएबल इन अ सिंप्लेक्स टेबल, देन द रिलेटिव कॉस्ट जो है हम इससे निकालते हैं ZJ माइनस। लेकिन अगर कभी तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे एक कह भी रहे थे कि नेगेटिव देखना है कि पॉजिटिव देखना है, तो वो इस पर डिपेंड करता है ना, कि अगर उल्टा ले लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव इसके आधार पर होता है। मान लो आपने CJ माइनस ZJ कर लिया तो क्या होगा, ZJ माइनस CJ कर लिया तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी ध्यान देना, इसको हर तरीके से समझ लेना। कभी कभी वो ऐसे दे देता है CJ माइनस ZJ, कभी देता है वो ZJ माइनस CJ, तो ये समझ के रखना। ये नहीं कि बस ZJ माइनस CJ जहाँ ग्रेटर देन 0 है वो हमारा, क्योंकि कहीं पर होता है ना वो कंडीशन कि भाई जब सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा सिंप्लेक्स मेथड में। तो ये ध्यान देना, ये यूट्यूब पे भी बना रखे मैंने, वहाँ देख लेना आप, है ना। नेक्स्ट है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जो होते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस से ज़्यादा और इक्वल होते हैं। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक भी है, थोड़ा समझ लो। LPP में क्या होता है कि जो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होता है और जो ज्योमेट्रिक साइड अगर हम इसका देखें तो जो हमारे पास वर्टिसेस आते हैं, जो मतलब ये वर्टिसेस आते हैं, इनसे क्या कनेक्शन है। दो केस होते हैं, एक नॉन डीजनरेट केस होता है और डीजनरेट केस होता है। जो नॉन डीजनरेट केस होता है, जो नॉन डीजनरेट केस होता है यानी जिसमें डीजनरेसी नहीं होती, परफेक्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है। तो एवरी वर्टेक्स हैज़ एग्जैक्टली वन बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद इट। तो जो हर वर्टेक्स है उसके साथ एक बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन एसोसिएट होता है, तो उस केस में तो इक्वल हो गया। दूसरा यानी इस केस में जब होता है तो नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक होता है डीजनरेट केस, एक होता है डीजनरेट केस। तो इफ़ द प्रॉब्लम कंटेनिंग डीजनरेसी, अगर प्रॉब्लम में डीजनरेसी है तो मल्टीपल डिस्टिंक्ट अलजेब्रिक बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होते हैं और कैन नॉट मैप टू द एग्जैक्ट सेम फिजिकल वर्टेक्स। इसलिए इसका बेस्ट आंसर होगा कि नंबर ऑफ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन नंबर ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। देखो इसको समझो, डुअलिटी थ्योरी में रिलेशनशिप प्राइमल और डुअल, देखो क्या कह रहा है, द डुअल ऑफ द डुअल इज़ प्राइमल। सबको पता है डुअल का डुअल निकालोगे तो मेन प्रॉब्लम आ जाएगा, और ये इनके पीछे लॉजिकल रूल है। देखो एक प्रॉब्लम, इफ़ वन प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड द अदर मस्ट बी इनफिजिबल। अगर जैसे मान लो प्राइमल अनबाउंडेड हो गया तो उसका जो डुअल होगा वो इनफिजिबल हो जाएगा ना। इफ़ वन प्रॉब्लम इज़ अनबाउंडेड द अदर मस्ट बी इनफिजिबल। और ये भी ध्यान रखना, इफ़ वन प्रॉब्लम इज़ इनफिजिबल, अगर एक इनफिजिबल है द अदर इज़ ईदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल हो जाएगी। मान लो अगर प्राइमल जो है आपकी क्या हो गई, इनफिजिबल हो गई, तो अदर इज़ ईदर अनबाउंडेड और इनफिजिबल हो जाएगी, ध्यान देना। तो उस कंडीशन में देखो, इफ़ द प्राइमल LPP हैज़ एन अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव, तो इसका डुअल जो होता है इनफिजिबल होता है, जो मैंने सेकंड बताया ना आपको, ठीक है ना।
कि भाई अगर अनबाउंडेड है, जो पहला वाला बताया कि अनबाउंडेड है, तो अदर क्या होता है, इनफिजिबल होता है। तो अगर ये बात भी सही है, ये सही है, ये सही है, लास्ट वाली भी चेक कर लेते हैं। इफ़ द प्राइमल, क्योंकि सही आंसर सी है, इफ़ द प्राइमल एलपीपी हैज़ अ फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन द डुअल एलपीपी ऑल्सो हैव अ, हाँ तो बिल्कुल भैया, अगर जो प्राइमल का सॉल्यूशन आएगा, अरे वो डुअल का भी आएगा उसका। तो अगर इसमें फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो एलपीपी ऑल्सो हैज़ ऑप्टिमल फाइनाइट ऑप्टिमल। बस एक गलत है इसमें कि इफ़ द प्राइमल एलपीपी इज़ इनफिजिबल। अगर इनफिजिबल है देन द एलपीपी मस्ट हैव, क्या कह रहा, इफ़ द प्राइमल एलपीपी इज़ इनफिजिबल देन द एलपीपी मस्ट हैव द अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। तो अनबाउंडेड और इनफिजिबल, तो इफ़ द प्राइमल एलपीपी इज़ इनफिजिबल, तो मैंने कहा कि क्या होगा, प्राइमल अगर क्या है आपका इनफिजिबल है देन द डुअल एलपीपी मस्ट हैव अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसका क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो आई थिंक सी मुझे लग रहा है कि बेस्ट आंसर है यहाँ पर। अब इसमें देखो, सी में तुम्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि भाई प्राइमल अगर एलपीपी इनफिजिबल है देन द डुअल एलपीपी मस्ट हैव अनबाउंडेड, क्योंकि होता है अगर इनफिजिबल है तो वो अनबाउंडेड भी हो सकता है। लेकिन बस ये वाली लाइन की वजह से गड़बड़ हो गया, मस्ट हैव है, इसको समझ लो। क्यों? क्योंकि देखो, अगर प्राइमल और डुअल के बीच में जो संबंध होता है, मैंने बताया कि प्राइमल प्रॉब्लम अगर इनफिजिबल है तो डुअल के लिए दो संभावनाएं, क्या, अगर प्राइमल प्रॉब्लम इनफिजिबल है तो डुअल के लिए दो ऑप्शन है कि वो अनबाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, और इनफिजिबल भी हो सकता है। इनफिजिबल भी दोनों हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है, इनफिजिबल भी हो सकता है। ध्यान देना, कब, अगर प्राइमल इनफिजिबल है तो जो इसका डुअल होगा उसके लिए अनबाउंडेड भी हो सकता है और इनफिजिबल। लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं मस्ट अनबाउंडेड, इसलिए गलत हो गया ना। अनबाउंडेड हो सकता है लेकिन सारा फोकस अनबाउंडेड पे ही नहीं है ना, इनफिजिबल भी हो सकता है। अगर इसकी जगह ऐसा लिख देता डुअल कैन बी अनबाउंडेड और इनफिजिबल, अरे इसी की जगह अगर लिख देता डुअल कैन बी अनबाउंडेड और इनफिजिबल, तो तब शायद ये आंसर भी सही हो जाता, यानी और कर देता हो कि चॉइस दे देता उसको कि भाई अनबाउंडेड भी हो सकता है और इनफिजिबल भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये अनबाउंडेड पर अकड़ गया इसलिए आंसर गलत हो गया। समझ गए होंगे तुम लोग, है ना। डुअल डुअल ठीक है, प्राइमल एलपीपी अनबाउंडेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन द एलपीपी इज़ इनफिजिबल, ठीक है। और प्राइमल एलपी ये बता दिया, लेकिन ये क्यों गड़बड़ हुआ सी, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर तो डेफिनेशन में ही छिपा है, जेड पी जेड डी करके देख लेना। ये प्राइमल और डी फॉर डुअल, तो यही होता है जेड पी इज़ लेस देन इक्वल टू जेड डी, ठीक है ना। फिर अगला था ये सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। सिंप्लेक्स टेबल बनेगी तो उसमें देखना है आपको कि आपके पास रेशियो निकालना है उनका। फिर जो रेशियो निकलेगा वहाँ से आपको ये डिफ़ाइन करना है कि की एलिमेंट कौन सा है। तो की एलिमेंट यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 है। और ये सिंप्लेक्स का मैंने पूरी मेथड भी दे रखा है ना, मतलब सिंप्लेक्स मेथड को पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करा हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक हो गया, आगे अब इसको देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अ कॉन्वेक्स सेट कैन नॉट हैव द इनफाइनाइट मैनी एक्सट्रीम पॉइंट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके पास कि अगर मान लो सॉलिड सर्कल डिस्क है आपके पास, है ना, कॉन्वेक्स सेट होगी, और एवरी सिंगल पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री सरकमफ्रेंस इज़ एन एक्सट्रीम पॉइंट होगा, और सर्कल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी बाउंड्री पॉइंट, सो अ कॉन्वेक्स सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीम पॉइंट। हो सकते हैं क्या, कॉन्वेक्स सेट के इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीम पॉइंट हो सकते हैं। और ये कह रहा है कॉन्वेक्स सेट कैन नॉट हैव, लेकिन हो सकते हैं। अगर मैंने कहा सर्कुलर डिस्क आप ले लो, उसके सरकमफ्रेंस पर जो आपको इनफाइनाइटली पॉइंट मिल जाएंगे, तो उसमें उस केस में ये हो सकता है कि मैनी हैव इनफाइनाइटली मैनी एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक हो गया, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ट्रू ढूंढना है ना। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन हैव इनफाइनाइट मैनी एक्सट्रीम पॉइंट। अब वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, अरे एलपीपी का जो फिजिबल रीज़न होता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट पे डिपेंड करता है। अ फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन ओनली क्रॉस टू फॉर्म अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर वर्टिसेस। अब ये क्रॉस करेंगी तो फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्नर वर्टिसेस बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट कर रहे हैं, तो इसके इनफाइनाइटली तो नहीं हो सकते, तो ये भी कट गया। तीसरा देखो, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन हैव एग्जैक्टली जैसा वर्ड उसमें होता ही नहीं है, मैं बता दूँ तुमको ना।
एग्जैक्टली नहीं आता। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन हैव एग्जैक्टली टू डिफरेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं होता एग्जैक्टली। तो इसलिए सही आंसर कौन है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड यूज लेस नंबर ऑफ एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन इटरेशंस, इट प्रोवाइड द मोर इन्फॉर्मेशन एट द मिनिमम एफर्ट। सीधी सी बात है भाई, कुछ फ़ायदा होगा तभी तो आप जा रहे हो उसके साथ ना, नहीं तो सिंप्लेक्स से ही नहीं सॉल्व करते। तो ये रिवाइज करने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको, तो इसमें मतलब कुछ फ़ायदा होगा, और फ़ायदे दोनों हैं उसके। बेनिफिट क्या हैं इसके, ए और बी बोथ आर दी बेनिफिट। ठीक हो गया। अब देखो, द नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप प्राइमल को डुअल में बदलते हो तो सीधा सीधा लॉ याद रखो कि जो प्राइमल कंस्ट्रेंट होते हैं, प्राइमल के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो डुअल के वेरिएबल बन जाते हैं। वो डुअल के लिए क्या बन जाते हैं, वेरिएबल बन जाते हैं। ठीक है, और जो डुअल के प्राइमर के वेरिएबल होते हैं, प्राइमल के जो वेरिएबल होते हैं, प्राइमल के जो वेरिएबल होते हैं वो डुअल के लिए कंस्ट्रेंट बन जाते हैं। डुअल के लिए क्या बन जाते हैं, कंस्ट्रेंट। तो सीधी सी बात है कि भैया द नंबर ऑफ द डुअल वेरिएबल वो प्राइमल के लिए क्या बन जाएंगे, कंस्ट्रेंट। और मैं कह रहा हूँ अगर प्राइमल के कंस्ट्रेंट है तो डुअल के लिए क्या बन जाएंगे, वेरिएबल। यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, सिमेट्रिकली ट्रांसपोज करते हैं ना एक दूसरे को। तो इसलिए सिंपल सा आंसर था इसका कि क्या होगा कि द नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्राइमल। और एक प्राइमल प्रॉब्लम लिखी होगी जिसने डुअल लिखा होगा उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं था सवाल, है ना। ऐसा भी नहीं था कि सारे क्वेश्चन कठिन ही दे रखे थे, कुछ कैलकुलेटिव थे, कुछ एक एक लाइन थे, कुछ 10 सेकंड 15 सेकंड। तुम देख ही रहे हो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। एक आधे बीच में लंबे लंबे भी आ गए थे, उसके बाद भी हम 1 घंटे में लगभग कहाँ पर पहुँच गए, 45-50 पे पहुँचने वाले हैं। ठीक है, 50 का भी बताऊँगा, 50 का बाद में देखते हैं फिर। अब इसके लिए देखो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो बनाओगे तो कैसा बनेगा देखो। एक बार x2 0 रखना तो ये ऐसे बनेगा, ये कुछ 3,0 आएगा। ठीक है, और इनके जो पॉइंट्स हैं ये जो दो बनेंगे ना हमारे पास, क्या 2x1 प्लस कहाँ गया 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6 और एक x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से जब करते हैं तो ये हमारे पास बनेंगे नेबरिंग वर्टेक्स 2,2 है। अब ये थोड़ा सा ये है कि Z30 जो है वो बड़ा आएगा Z22 से। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2, तो अल्फ़ा आएगा ग्रेटर देन 2। अल्फ़ा डी था इसका आंसर ना। फिर है लास्ट है कि इन अ ग्राफिकल सॉल्यूशन मेथड LPP द रीडेंट कंस्ट्रेंट इज़ ऑन। ठीक है ना, तो पहले समझ लो कि इसको कहते कैसे, redundant कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं। अ कंस्ट्रेंट इज डिफाइंड एज redundant इफ इट्स रिमूवल फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट लीव्स द फिजिबल रीजन कम्प्लीटली अनचेंज। उसको अगर आप हटा भी देते हो तो जो आपका फिजिबल रीजन है वो कम्प्लीटली अनचेंज रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, रीडेंट क्या है, कंस्ट्रेंट है। तो फिर यहाँ पर वही बन रहा है देखो, विच डज नॉट फॉर्म बाउंड्री ऑफ फिजिबल रीजन, है ना। तो ये था इसका आंसर, मतलब फिजिबल यानी उसका उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि यार इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं करता। ये क्या जो शेयर्ड सॉल्यूशन स्पेस है उसमें इसका कोई रोल होता नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट डज़ नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। अब यहाँ डुअल लिखना है, तो डुअल लिखना मैंने कहा मेरे पास है, मेरे वीडियो में देखो आप, वहाँ सिखा रखा है मैंने डुअल कैसे लिखते हैं, पता होगा आपको। कहाँ गए ये जो राइट हैंड साइड के कंस्ट्रेंट है वो इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। फिर ये जो कोफिशिएंट हैं ये इधर आ जाते हैं ग्रेटर देन में। ठीक है, तो आसान सा है डुअल लिखना, सीख लो आप। अब पूरा तरीका तो यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, लेकिन अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखा है, वहाँ देख लीजिए, हाउ टू राइट डुअल ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का डुअल कैसे लिखते हैं, बता ही रखा था आंसर क्या है। फिर ये तो आपको पता है ये 4 पेट मेथड है, ये तो पीछे बताया, अभी पीछे बताया था मैंने। 4 पेट मेथड का फॉर्मूला लिखा है
तो उससे ये वैल्यू निकाल के यहाँ वैल्यू रख देना, तो ये वाला सही बन रहा था, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ आपके पास, ये तो प्रोबेबिलिटी का है, चेक कर लेना। E1 E2 इंडिपेंडेंट नहीं है, E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू P1 और P2 है ना। पता होगा आपको कब इंडिपेंडेंट होते हैं कब डिपेंडेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है, आसान सा है, देख लेना करके। अब ये था एक, फॉर अ रैंडम वेरिएबल दिस म्यू प्रोबेबिलिटी दिस P इज़ अल्फ़ा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक 90 and 110 एंड इक्वल टू, ठीक है। इसका आंसर भी 1 - 2 अल्फ़ा है। ये थोड़ा तुम्हें बताना पड़ेगा। चलो ये देखता हूँ। अब देखो भैया, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रफ बना रहा हूँ मैं, पता होगा तुमको। एक सवाल और भी दिया था मैंने कि मीन मीडियन मोड सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की केस में इक्वल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन भी दे रखा, भी आएगा वो सॉल्यूशन में। तो मीन तो दे रखा है इसका 100, मीन तो दे रखा। अब तुम देख रहे हो एक तरफ 110 है, एक तरफ 90, तो यानी 110 जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही गैप इधर भी होगा कि नहीं होगा। तो इसको अगर हम अल्फ़ा ले लेते हैं, ये वाले सेक्शन को जो इधर है, जो 110 से ऊपर है, और इधर ले लेते हैं 90 से ऊपर, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि एक्चुअली हमें निकालना क्या है, P जो निकालना है 90 से बड़ा और 110 से छोटा का एरिया। अरे 90 से बड़ा और 110 के बीच का एरिया निकालना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ आपको 110 से जो बड़ा एरिया है वो भी अल्फ़ा है, और 90 से जो छोटा वाला एरिया है वो भी अल्फ़ा है। तो जो बचेगा, क्योंकि टोटल तो 1 है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 अल्फ़ा। ये आएगा इसका आंसर। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन जो है इनका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब देखेंगे बाकी में भी जो लगेगा मुझे। अब एक फाइनल बता दूंगा 51 से 150 तक जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन है। देखो 100 के बाद 103 के बाद तो सब PYQ हैं और आसान क्वेश्चन है। वो ASO का देख लो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो उत्तराखंड में हुआ है, या एक मैंने दिया था, हाँ, जो 5600 का सांख्यिकी अधिकारी का, उन तीनों से दिए हैं। वो लास्ट के 106 के बाद जो क्वेश्चन है, तो वो तो सिंपल है। तभी तक है दिक्कत जब तक कि 106 तक नहीं पहुंचते। तो 50 मैंने कर दिए, तो बाकी के भी मैं देख लूँगा, अगर ठीक ठाक मुझे लगे, जो लगेंगे कि हाँ यार कराने। अब कराने तो कुछ के लिए तो फिर हर सवाल ही ऐसा हो जाता है कि उसको लगता है इसका सॉल्यूशन दे देते, तो तब फिर पढ़ाई तो भैया मैंने कहा ना, ये वीडियो उनके लिए है जो अब क्या है, परसों 5 जुलाई को जिनको पेपर देना है, तो वो अपने आप को उतना शार्प बनाना है, उतना तेज़ बनाना है कि मेरे भरोसे हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन। और वैसे मैंने अलग से टेस्ट सीरीज़ भी चलाई थी, उसमें यूनिट वाइज भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए। तो मॉक सॉल्यूशन में भी इसके दे रखे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा जो मॉक है, फिर उनका तो मैंने सॉल्यूशन भी कराया है सबके ना, सिर्फ ये बड़े पेपर का नहीं है। लेकिन मेरे जो पेड क्लासेस वाले वो बोल रहे थे कुछ क्वेश्चंस बता देना, तो मैंने इसलिए थोड़ा बहुत बता दिए। लेकिन मैं सबके लिए कर रहा हूँ ये कि चलो जो मेरे यूट्यूब वाले भी हैं वो भी देख लेंगे, सब देख लेंगे, और तैयारी करते रहो। और मैंने कहा फिर आगे भी तुम्हारे भाई बहन जो भी हैं, जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स से रिलेटेड, IIT JAM हो गया, CUT हो गया, आपका उत्तराखंड LT हो गया, उत्तराखंड लेक्चरार तो हो ही रहा है, पॉलिटेक्निक लेक्चरार होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा उसका भी एग्ज़ाम। उसका भी मैंने बैच पढ़ाया था, अगर किसी को रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना। तो ये सब मैथ्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये चैनल बेस्ट चैनल है। शॉर्टकट, लॉन्ग कट, ट्रिक सब कुछ इसमें आपको बताई जाती है मैथ्स से रिलेटेड, और फिर मैथ्स में 0 to इन्फिनिटी आपको बनाने का प्रयास किया जाता है। और इसीलिए मेरे चैनल का लोगों में भी देखेंगे आप 0 to 1, यानी 0 से यात्रा करके 1 यानी परफेक्शन तक जाने की हमारी जो यात्रा है। क्योंकि जब हम परफेक्ट तो नहीं हो सकते, पर परफेक्ट के इर्द गिर्द भी होते हैं, तो हमें जॉब मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके साथ हूँ। एक क्विक रिवीजन क्लास भी बना रहा हूँ, अगर बन जाएगी तो उसको भी बता देंगे। बाकी अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मेरे पास जितना टाइम और समय होगा उसके हिसाब से मैं आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।